नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुहा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब लोग फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी का 9वां लेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो क्रॉप प्रोडक्शन पे इफेक्ट करते हैं, चाहे वो क्लाइमेटिक फैक्टर हो, इडेफिक फैक्टर हो, बायोटिक फैक्टर हो या एबायोटिक फैक्टर हो या कोई सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर हो। ठीक, तो इस चैप्टर में, इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो क्रॉप के प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं, यानी कि क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं या फिर उनके प्रोडक्शन को घटाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो कौन कौन से फैक्टर हैं ग्रोथ की, क्रॉप ग्रोथ के। देखो कितने फैक्टर हैं। पहला तो है इंटरनल फैक्टर, एक तो है इंटरनल, एक है एक्सटर्नल। तो जो इंटरनल फैक्टर है उसमें जेनेटिक्स और हेरिडिटी आती है कि मतलब किस वैरायटी का हमने क्रॉप लिया है और किस वैरायटी की ये फसल है, इसकी यील्ड कितनी है, इसकी रेजिस्टेंसी कैसी है, इसकी वाटर रिक्वायरमेंट कैसी है, ये सब चीज़ें उसके इंटरनल फैक्टर पर डिपेंड करती है। एक्सटर्नल फैक्टर में क्लाइमेट, इडेफिक फैक्टर, बायोटिक फैक्टर, फिजियोग्राफिक फैक्टर और सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, ये सब जो फैक्टर हैं ये फैक्टर सब एक्सटर्नल फैक्टर कहे जाते हैं जो क्रॉप प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं। अब इंटरनल फैक्टर में जो जेनेटिक फैक्टर है, इसमें देखें द इंक्रीज इन क्रॉप यील्ड एंड अदर डिजायरेबल कैरेक्टर आर रिलेटेड टू जेनेटिक मेकअप ऑफ प्लांट। कह रहा है कि क्रॉप की यील्ड में इंक्रीज और उसके अदर डिजायरेबल कैरेक्टर में इंक्रीज, ये दोनों कैसा है, एक जेनेटिक मेकअप होता है क्रॉप का। जैसे कि बहुत समय पहले, हरित क्रांति से पहले, जब ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आया था इंडिया में, उससे पहले गेहूं की जो वैरायटियां थी वो इतनी ज़्यादा जितनी आज की वैरायटियां प्रोडक्शन देती हैं उतनी वो पुरानी वाली वैरायटियां प्रोडक्शन नहीं देती थी। तो हमने क्या किया कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन के थ्रू, ब्रीडिंग के मदद से उस गेहूं की क्रॉप की नई नई वैरायटियां डेवलप की और ये जो वैरायटियां हैं ये पुरानी वाली वैरायटी से ज़्यादा उत्पादन देती हैं। ठीक, और उनके कैरेक्टर भी बदल गए। पहले का जो गेहूं होता था वो बहुत लंबा लंबा होता था, लंबाई उनकी बहुत ज़्यादा होती थी, हाइट प्लांट की बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन उनका प्रोडक्शन बहुत कम होता था। हमने दोनों बदला, उनकी इंक्रीज भी बदली और अब ड्वार्फ वैरायटी का आने लगा। ठीक, तो उनका हमने कैरेक्टर भी बदल लिया। तो जेनेटिक मेकअप के थ्रू हमने ये किया। अब हाई यील्डिंग वैरायटी जो थी इनका डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद फिर अर्ली मैच्योरिटी वैरायटी, अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी का, जैसे 90 दिन में गेहूं की वैरायटी एक है, वो 90 दिन में पक जाती है। ठीक, नहीं तो औसत जो है वो 120 दिन का है, 120 से 125 दिन का औसत है गेहूं पकने में। लेकिन कुछ वैरायटियां गेहूं की ऐसी हैं जो 90 डे में ही पक जाती हैं। फिर रेजिस्टेंट ऑफ लॉजिंग, धान की क्रॉप में अगर पानी, या जब उसकी मिल्किंग स्टेज चल रही हो, जब फ्लावरिंग स्टेज चल रही होती है धान की, अगर उस समय पे बहुत कस के हवा चल जाती है तो क्रॉप गिर जाती है। ठीक, तो उसे लॉजिंग कहते हैं। तो क्रॉप लॉजिंग के प्रति भी रेजिस्टेंट वैरायटियां डेवलप की गई। इससे भी जो हमारी यील्ड थी, क्रॉप की यील्ड, इसमें थोड़ा इंक्रीमेंट आया। फिर ड्रॉट और फ्लड सैलिनिटी टॉलरेंट, कुछ वैरायटियां ऐसी हैं जो ड्रॉट को टॉलरेट कर लेती हैं, कुछ वैरायटियां ऐसी हैं जो फ्लड को टॉलरेट कर लेती हैं, कुछ वैरायटियां ऐसी हैं जो सैलिनिटी यानी कि सैलाइन सॉइल है, प्रॉब्लमेटिक जो सॉइल होती है उसको भी वो टॉलरेट कर लेती है। तो टॉलरेट अगर कर लेगी तो ग्रो कर जाएगी, और ग्रो कर जाएगी तो उसका जो क्रॉप का यील्ड है वो भी इंक्रीज कर जाएगा। टॉलरेट टू इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज, कुछ ऐसी भी क्रॉपें हैं जो किसी एक पर्टिकुलर इंसेक्ट या किसी एक डिजीज से रेजिस्टेंट है, यानी कि उसमें वो डिजीज या वो रोग नहीं लगता है, उस पर वो कीड़े का आक्रमण नहीं होता है। तो इससे भी क्रॉप कायदे से ग्रो करेगी और हमें क्रॉप की यील्ड अच्छी मिल जाएगी। फिर केमिकल कंपोजिशन ऑफ ग्रेन, जैसे ऑयल कंटेंट, कुछ ऐसी थी जैसे पहले सरसों की पहले जो वाली प्रजातियां थी उनमें उसके अंदर ऑयल कंटेंट कम होता था, तेल की मात्रा कम होती थी। लेकिन अब धीरे धीरे क्या किया जा रहा है, ऑयल कंटेंट की मात्रा सरसों में बढ़ाई जा रही है। ठीक, जेनेटिक के ब्रीडिंग के थ्रू।
प्रोटीन कंटेंट भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। गेहूं में कुछ ऐसी वैरायटियां डेवलप की गई हैं जिसमें 12-14% प्रोटीन पाया जा रहा है। कुछ ऐसी वैरायटियां धान में भी है जिसमें 10-12% प्रोटीन पाया जा रहा है। ठीक, तो प्रोटीन भी बढ़ रहा है। कुछ ऐसी भी वैरायटियां डेवलप की गई हैं जिसमें विटामिन ए भी है। धान की कुछ ऐसी वैरायटियां डेवलप की गई हैं। तो ये सब हम करके क्या कर रहे हैं, क्रॉप की यील्ड को बढ़ा रहे हैं, चाहे वो क्वांटिटी के बेस पे हो या क्वालिटी के बेस पे हो। यील्ड हमारी क्वांटिटी में भी होती है और क्वालिटी में भी होती है, यानी कि 1-2 क्विंटल में भी होती है और वो अच्छा बुरा भी होता है। ठीक, कि हमारी जो उपज हुई वो अच्छी हुई या बुरी हुई। ठीक, तो इस तरीके से मापा जाता है। यील्ड को कई तरीके से माप सकते हैं हम। क्वालिटी ऑफ ग्रेन, उस क्वालिटी ऑफ मतलब ग्रेन की क्वालिटी कैसे, जैसे मान लो अभी हम धान की बात कर लेते हैं, तो धान की वैरायटियां जो पहले आती थी बड़े मोटे मोटे गेहूं होते थे, लेकिन अब मोटे मोटे धान होते थे, तो उनका जो चावल होता था वो बहुत मोटा मोटा होता था और छोटा छोटा। लेकिन अब कैसा आ गया, पतले पतले लंबे लंबे धान होते हैं। ठीक, उसका जो चावल होता है धान का वो लंबा और पतला होता है। तो क्वालिटी भी ग्रेन की हमारी क्या हुई, बढ़ गई। क्वालिटी ऑफ स्ट्रॉ की क्वालिटी ये भी बढ़ गई। जैसे स्वीटनेस उसकी बढ़ गई, जूसनेस भी बढ़ गया। स्वीटनेस और जूसनेस का तात्पर्य यह है कि जो हम मेन क्रॉप लेते हैं, जैसे मान लो हमने गेहूं लिया, अब गेहूं में तो जो ग्रेन था उसको तो हमने मार्केटिंग कर ली, उसको अपने कंजम्पशन के लिए रख लिया, अपने खाने पीने के रख लिया, लेकिन जो उसका स्ट्रा बचा, स्ट्रा कौन सा, उसका जो भूसा बचा, उस भूसे की क्वालिटी को हमने बढ़ाया, उसकी भूसी की क्वालिटी को इंक्रीज किया। क्यों, क्योंकि हमें जानवरों को भी खिलाना है। ठीक, तो ये सब चीजें हमने इंक्रीमेंट करके जेनेटिक मॉडिफिकेशन के थ्रू, जेनेटिक ब्रीडिंग के थ्रू, प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू हमने इसको इम्प्रूव किया। तो इससे अल्टीमेटली क्या हुई, क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ गया। अब द एबव कैरेक्टर आर लेस इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर सिंस दे आर गवर्न्ड बाय जेनेटिक मेकअप ऑफ क्रॉप। ये जितने भी फैक्टर हैं, ये ऊपर वाले अभी तक मैंने जितने भी फैक्टर बताए, ये जेनेटिक फैक्टर थे, यानी कि इंटरनल फैक्टर थे। ये क्रॉप के यील्ड पर बहुत कम प्रभाव डालते हैं। प्रभाव तो डालते ही हैं लेकिन कम प्रभाव डालते हैं, ज्यादा प्रभाव एनवायरमेंटल फैक्टर डालते हैं। समझ में आ रहा, ये प्रभाव डालते हैं लेकिन कम डालते हैं। जैसे मान लो अगर 100% है पूरा, तो इसमें 20% 30% प्रभाव इंटरनल फैक्टर डालते हैं और उसके बाद 70% प्रभाव जो होता है वो एक्सटर्नल फैक्टर डालते हैं। अब एक्सटर्नल फैक्टर में कौन कौन सा आता है, क्लाइमेटिक, इडेफिक, बायोटिक, फिजियोग्राफिक, सोशियो इकोनॉमिक, ये सब जो फैक्टर हैं ये एक्सटर्नल फैक्टर हैं। अब इनको हम डिटेल में बारी बारी से देखते हैं कि ये क्लाइमेटिक फैक्टर कौन सा है। ये एक्सटर्नल एक फैक्टर है। तो कह रहा है कि नियरली 50% ऑफ यील्ड इज एट्रीब्यूटेड टू द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेटिक फैक्टर। जो हमारी 50% यील्ड होती है यह क्लाइमेटिक फैक्टर पे ही डिपेंड करती है। द फॉलोइंग आर द एटमॉस्फेरिक वेदर वेरिएबल व्हिच इन्फ्लुएंस द क्रॉप प्रोडक्शन। नीचे कुछ वेरिएबल दिए गए हैं, क्लाइमेट के कुछ फैक्टर दिए गए हैं। क्लाइमेट के फैक्टर जो क्रॉप को प्रोड्यूस करने में बहुत इन्फ्लुएंस डालते हैं, यानी कि अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। वो क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ठीक, जिसमें पहला कौन सा है, प्रेसिपिटेशन, यानी कि वर्ष भर में, साल भर में कितनी बरसात हो रही है। टेम्परेचर कैसा है, एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी कैसी है, सोलर रेडिएशन कैसा है और विंड वेलोसिटी कैसी है। इसके साथ साथ एटमॉस्फेरिक गैसेस कैसी हैं। अब देखो प्रेसिपिटेशन जो है, ये पहले बात तो मैंने इंटरनल फैक्टर बताया, अब इंटरनल के बाद एक्सटर्नल बता रहे हैं। एक्सटर्नल फैक्टर में सबसे पहला फैक्टर आया था क्लाइमेटिक फैक्टर। अब क्लाइमेटिक फैक्टर में पहला पॉइंट कौन सा है, प्रेसिपिटेशन, यानी कि जो बरसात होती है। प्रेसिपिटेशन इंक्लूड वाटर व्हिच फॉल थ्रू एटमॉस्फेयर सच एज रेनफॉल, स्नो, हिल, फॉग या ड्यू। अब देखो जो कुहासा होता है, कोहरा होता है, या पाला पड़ता है, या बर्फबारी होती है, या ओलावृष्टि होती है, या पानी बरसता है, ये जितने भी फॉर्म होते हैं एटमॉस्फेयर से पानी पृथ्वी पर आने के,
ये सब प्रेसिपिटेशन के ही रूप हैं। अगर कोई प्रेसिपिटेशन बोले तो प्रेसिपिटेशन में ये सब चीज़ों को वो एक ही साथ में बोल दे रहा है। रेनफॉल, स्नोफॉल, हेल, फॉग, ड्यू, ये सब एक ही साथ बोल रहा है, समझ गए। प्रेसिपिटेशन का मतलब यही होता है। रेनफॉल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंस द वेजिटेशन ऑफ द प्लेस। रेनफॉल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखो जहाँ पानी ज़्यादा बरसता है वहाँ पर हरी भरी चीज़ें रहती हैं, घास वास कायदे से जमे रहेंगे, जंगल वंगल रहेंगे। जहाँ पानी कम बरसता है वहाँ मरुस्थल रहेगा, समझ गए। तो ये जो वेजिटेशन होता है यानी कि पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए पानी बहुत आवश्यक है। देखो पहाड़ों पर पानी बराबर बरसता रहता है तो पहाड़ हरे भरे होते हैं, और मैदानी एरिया में भी पानी बरसता रहता है, इसलिए यहाँ भी मैदानी एरिया में भी हरे भरे रहते हैं। लेकिन मैदानी एरिया में जब पानी कम बरसता है उस समय यहाँ सूखा पड़ा रहता है, तो उस समय हरा भरा कम हो जाता है। यही हाल मरुस्थल में जाके देख लो, रेगिस्तान में वहां चले जाओ तो वहां हरा भरा होता नहीं है, बहुत कम होता है, क्योंकि पानी भी वहां बहुत कम बरसता है। तो इसीलिए जो पानी है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। अब टोटल प्रेसिपिटेशन इन अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ग्रेटली अफेक्ट द चॉइस ऑफ द कल्टिवेटेड स्पाइसेस एंड इन ए प्लेस। कह रहा है कि हम इसकी जो प्रेसिपिटेशन होता है, पानी जो बरसता है, इसका अमाउंट कितना है कि मतलब साल भर में कितना ml पानी बरस रहा है। जैसे कह दिया, मान लो कि 1000 से 1200 मिलीमीटर वर्षा यहाँ साल भर में होती है, या 1200 से 1500 मिलीमीटर वर्षा होती है, या 1500 से 2000 मिलीमीटर वर्षा होती है। ऐसे वर्षा को मापा जाता है मिलीमीटर में कि एक वर्ष में कितने मिलीमीटर वर्षा होती है। अब ये जो 1000 मिलीमीटर वर्षा हो रही है ये कितने दिन में हो रही है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। साल भर में थोड़ा थोड़ा करके बरस रहा है कि केवल साल भर में केवल 2 महीने में ही बरस जा रहा है। तो अगर केवल 2 महीने में बरस जा रहा होगा तो हम कुछ दूसरी क्रॉप लगाएंगे, और अगर हर साल थोड़ा थोड़ा बरसता रहेगा, मतलब साल भर में थोड़ा थोड़ा बरसता रहेगा, तो हम दूसरी क्रॉप लगाएंगे। जैसे कि अगर साल भर में केवल 3 महीने में पानी ढेर सारा बरस रहा है तो हम क्या करेंगे, धान की क्रॉप लगा सकते हैं। लेकिन अगर हर साल मतलब साल भर में थोड़ा थोड़ा पानी हरदम बरस रहा है, 15 दिन 20 दिन 1 महीने के अंतराल पर, तब हम क्या लगा सकते हैं, तो हम चाय के बागान लगा सकते हैं, समझ गए। जो पहाड़ी क्षेत्र की क्रॉप है उसको हम लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ थोड़ा थोड़ा पानी हरदम बरसता रहता है। अब इन हैवी एंड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल एरियाज crop like rice, plains and tea, coffee and rubber in western घाट are grown। यही कह रहा है कि जहाँ पर बराबर पानी बरसता है वहाँ पर हम राइस की क्रॉप ले सकते हैं। लेकिन राइस की क्रॉप अभी मैंने बताया कि 3 महीने अगर बाद ही बरस रहा है तो ले सकते हो। कुछ ऐसी एरिया भी हैं जहाँ बराबर पानी बरसता रहता है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि साल भर में 2 या 3 क्रॉप ले लेते हैं राइस की, ठीक। और टी, कॉफी, रबड़ भी हम बराबर ले सकते हैं, क्योंकि जो कोस्टल एरिया होती है, समुद्र के किनारे वाली एरिया होती है, वहां पर हम कायदे से इसकी फसल ले सकते हैं, या पहाड़ों पर भी हम ले सकते हैं, ठीक। पहाड़ पर हम टी, कॉफी और रबड़ की खेती कर सकते हैं। तो इसी वजह से ये जो प्रेसिपिटेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी क्रॉप की यील्ड को बढ़ाने में। लो एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इज ए कॉमन इन ड्राईलैंड फार्मिंग वेयर ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप लाइक पर्ल मिलेट, सोरगम और माइनर मिलेट आर ग्रोन। कह रहा है कि जहाँ पर पानी कम बरसता है और उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी अनइवन है, पानी बरसता भी कम है और साल भर में केवल 1 ही 2 महीने में बरसता है पानी। तो इस एरिया में हम क्या करते हैं, ड्राई लैंड फार्मिंग करते हैं, मतलब पानी की कम से कम आवश्यकता हो वो क्रॉप को हम ग्रो करते हैं। जैसे पर्ल मिलेट को ग्रो कर लेंगे, सोरगम ग्रो कर लेंगे, या माइनर मिलेट्स को ग्रो कर लेंगे, जैसे सावा, कोदो, काकुन, ज्वार, बाजरा, इन सब चीज की हम खेती कर सकते हैं जहां पर पानी कम बरसता है। इन डेजर्ट एरियाज ग्रासेज एंड श्रब्स आर कॉमन वेयर हॉट डेजर्ट क्लाइमेट एग्जिस्ट। कह रहा है कि जो इन डेजर्ट एरिया हैं वहां पर ग्रास और श्रब ये बहुत कॉमन सी चीज है, मतलब वहाँ जो कटीली झाड़ियाँ होती हैं यही सब ज्यादातर वहाँ देखने को मिलती है। बाकी अच्छी सी कोई क्रॉप हम नहीं लगा सकते रेगिस्तान में, समझ में आया। तो ये हो गया। उसके बाद थ्रू द रेनफॉल हैज मेजर इन्फ्लुएंस ऑफ यील्ड ऑफ क्रॉप यील्ड
are not always directly proportional to the amount of precipitation as exceeds above optimum reduce the yields. Distribution of rainfall is more important. कह रहा है कि कितना किसी भी क्षेत्र में पानी जितना बरस रहा है वो कोई डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं करता है कि जहाँ ज़्यादा पानी बरसेगा तहाँ ज़्यादा फसल होगी, जहाँ कम पानी बरसेगा तहाँ कम फसल होगी। अब ऐसा देखा जाए तो समुद्र में बहुत ज़्यादा पानी बरसता है तो समुद्र में हम फसल ले सकते हैं? नहीं ले सकते। ऐसे ही कुछ ऐसी जगह जहाँ बहुत पानी बरसता है, पता चला रोज दिन भर में 2 बार पानी बरस जाता है, तो वहाँ पर हम क्रॉप ले सकते हैं? नहीं, क्योंकि वहाँ पर वाटर लॉगिंग कंडीशन हुई रहेगी, खेत में हरदम पानी भरा रहेगा, तो हरदम पानी भरा रहेगा तो हम कौन सी क्रॉप ले पाएंगे? हम क्रॉप नहीं ले सकते हैं। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि जहाँ ज़्यादा पानी बरस रहा है तहाँ ज़्यादा क्रॉप होगी, जहाँ कम पानी बरस रहा है वहाँ कम क्रॉप होगी। ठीक, यील्ड ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता, लेकिन ऐसा भी है कि अगर पानी नहीं बरसेगा तो भी क्रॉप नहीं होगी और पानी बरसेगा तो क्रॉप होगी। मतलब एक रेशियो में अगर रहेगा प्रेसिपिटेशन तभी क्रॉप को हम ग्रो कर सकते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इज मोर इम्पोर्टेंट देन टोटल रेनफॉल। कह रहा है कि जो रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे मान लो कि तुम्हें 10 ही रोटी मिले, एक दिन में खाने को 10 रोटी मिले, ठीक, लेकिन वो बराबर इंटरवल पे मिले, मतलब दिन भर में 3-3 रोटी करके 3 बार मिले। अब पता चले शाम को तुमको 10 रोटी एक साथ मिलेगी तो खा ही नहीं पाओगे। समझ में आई बात? वैसे इसमें है कि अगर साल भर में 2 महीने पानी बरस गया तो 2 महीने में क्या क्या ले लोगे, बाकी 10 महीने पानी नहीं बरस रहा है तो उस 10 महीने में कोई क्रॉप नहीं ले पाओगे। और 2 महीने में ज्यादा पानी बरस गया तो बाढ़ की वजह से हो सकता है क्रॉप नष्ट हो जाए। तो ये पानी का बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, कम से कम 4-5 महीने अगर पानी बरस रहा है तो अच्छा है। ठीक, अब देखो टेम्परेचर कैसे इन्फ्लुएंस करता है क्रॉप की यील्ड पे। टेम्परेचर इज ए मेजर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ हीट एनर्जी। टेम्परेचर को हम मापते हैं किस लिए? इससे हमें पता चल जाता है कि कितनी गर्मी एनवायरमेंट में है। द रेंज ऑफ टेम्परेचर फॉर मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल प्लांट्स इज बिटवीन 15 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ज़्यादातर जो एग्रीकल्चरल क्रॉप हैं इनके ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए, प्रॉपर ग्रोथ के लिए 15 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इज इनफ। ठीक, इतना पर्याप्त होता है। द टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस इज लार्जली डिटरमाइंड बाई इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर एंड लेटीट्यूड। कह रहा है कि एक विषुवत रेखा, कर्क रेखा, देशांतर रेखाएं जो होती हैं पृथ्वी की, उसके हिसाब से इनका क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंड करता है। जैसे कि जो इक्वेटर पे रहते हैं यानी कि विषुवत रेखा पे रहते हैं, जो विषुवत रेखा अफ्रीका से होके गुजरती है और यहाँ इंडिया के अगर हम बात करें तो इंडिया के दक्षिण से होके गुजर जाती है। तो इसीलिए जो साउथ इंडियन आदमी होते हैं इंडिया के दक्षिण से, इंडिया से नहीं जाती है, ये इंडिया के ही दक्षिण से, श्रीलंका के भी नीचे से ही, उसी समुद्र से ही गुजर जाती है, हिंद महासागर से ही चली जाती है जो विषुवत रेखा होती है। तो जो विषुवत रेखा के पास वाले जो लोग होते हैं वो काले होते हैं, वहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो ज्यादा टेम्परेचर की वजह से काले हो जाते हैं लोग। जैसे अफ्रीका में देख लो, अफ्रीका के लोग काले होते हैं। अमेरिका से विषुवत रेखा जाती है, वहां पर देख लो, वहां पर भी लोग काले होते हैं। अब अपने ही साउथ इंडिया में देख लो, लोग काले होते हैं। साउथ इंडिया पे काले रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे नॉर्थ इंडिया की तरफ बढ़ोगे वैसे गोरे हो जाएंगे, क्योंकि साउथ इंडिया की तरफ टेम्परेचर ज्यादा है और इधर नॉर्थ इंडिया की तरफ जब हम आएंगे तो वहां टेम्परेचर कम मिलेगा। तो ये जो टेम्परेचर होता है इसकी इंटेंसिटी कैसी है कि टेम्परेचर बराबर ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा, यह डिपेंड करता है कि हम विषुवत रेखा के कितने पास हैं या कितने दूर हैं। अगर पास रहेंगे तो टेम्परेचर ज्यादा रहेगा और दूर रहेंगे तो टेम्परेचर कम रहेगा। इट इन्फ्लुएंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप प्लांट वेजिटेशन। ये कह रहा है कि ये इन्फ्लुएंस डालता है क्रॉप पर, इसका जो टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन है ये क्रॉप पर इन्फ्लुएंस डालता है। जैसे कि हम क्यों कहते हैं कि रबी में गेहूं उगा और खरीफ में धान, क्योंकि टेम्परेचर, धान को ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए इसीलिए हम उसे गर्मी में उगाते हैं, गर्मी और बरसात के समय में, क्योंकि उसे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों ज़्यादा चाहिए। और गेहूं को जर्मिनेशन के लिए कम टेम्परेचर चाहिए, इसलिए हम रबी क्रॉप में इसको ग्रो करते हैं। जर्मिनेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप आर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर। जो किसी भी क्रॉप की जो जर्मिनेशन है, उसकी ग्रोथ है और उसकी डेवलपमेंट है,
ये बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करता है टेम्परेचर। कुछ ऐसे भी सीड होते हैं जैसे गेहूं का सीड, जब तक ये ठंडा टेम्परेचर नहीं पाएगा, 12 से 18 डिग्री के बीच में टेम्परेचर नहीं पाएगा, तब तक ये जर्मिनेट ही नहीं करेगा। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। कुछ सीड ऐसे होते हैं जब ये थोड़ी उमस पाते हैं, थोड़ी ज़्यादा गर्मी पाते हैं, तब ये जर्मिनेट होते हैं। और अफेक्ट लीफ प्रोडक्शन, एक्सपेंशन एंड फ्लावरिंग। ये जो टेम्परेचर होता है ये लीफ के प्रोडक्शन पर भी और इसके एक्सपेंशन पर और इसके फ्लावरिंग पर, इन सब चीज़ों पर भी इफेक्ट डालता है जो टेम्परेचर होता है। अब फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस विद इन द प्लांट आर गवर्न्ड बाय एयर टेम्परेचर। ये कह रहा है जो फिजिकल और केमिकल प्रोसेस होती है प्लांट के अंदर, ये भी टेम्परेचर के द्वारा ही गवर्न होती है। अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो उसके जो इंटरनल कार्यक्रम हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस है या ट्रांसपिरेशन है, रेस्पिरेशन है, ये सब की प्रक्रिया में भी इफेक्ट पड़ता है। यानी कि एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रहेगा तभी प्लांट के इंटरनल जो ऑर्गन है वो कायदे से काम करेंगे। उसके बाद फिर क्या है, डिफ्यूजन रेट ऑफ गैसेज एंड लिक्विड्स चेंज विथ टेम्परेचर। जब टेम्परेचर चेंज होता है उसी के हिसाब से डिफ्यूजन रेट जो प्लांट में होता है ये भी चेंज होता रहता है। डिफ्यूजन मैंने क्रॉप फिजियोलॉजी में पढ़ा दिया है, इंट्रोडक्टरी क्रॉप फिजियोलॉजी का जो लेक्चर है उसकी जो प्ले लिस्ट है उसमें जाके देख लेना डिफ्यूजन क्या होता है। ठीक, तो डिफ्यूजन की रेट भी टेम्परेचर पे इफेक्ट डालती है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा तो डिफ्यूजन रेट भी ज़्यादा हो जाएगा, टेम्परेचर कम रहेगा तो डिफ्यूजन रेट भी कम रहेगा। फिर अगला क्या है, सॉल्युबल, क्या लिखा है, सॉल्युबिलिटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस इन प्लांट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। जो कोई भी सॉल्युबिलिटी है, कोई भी जैसे सोल्यूशन है, जैसे मान लो एक सोल्यूशन मैंने बनाया, चाशनी और पानी घोल रहे हो। अब चाशनी और पानी घुलेगा लेकिन एक समय पर जाके फिर घुलना बंद हो जाएगा, फिर चीनी उसमें घुलेगी नहीं, पानी में चीनी फिर नहीं घुलेगी। तो हम क्या करेंगे, उसको पानी को गर्म कर देंगे, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनकी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगी, तब फिर से चीनी गलने लगेगी। तो ये हो गया टेम्परेचर का इफेक्ट। और मिनिमम मैक्सिमम अबव व्हिच क्रॉप ग्रो कैजेस द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर इंडिविजुअल प्लांट एज कॉर्डिनल टेम्परेचर। कॉर्डिनल टेम्परेचर होता है एक जिस पर कोई इंडिविजुअल प्लांट जो होता है वो कायदे से ग्रो करता है। ठीक, तो इसको कॉर्डिनल टेम्परेचर कहते हैं। मिनिमम टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर जिसके नीचे जाने पर क्रॉप की ग्रोथ पे बुरा प्रभाव पड़ेगा। मैक्सिमम टेम्परेचर वह टेम्परेचर जिसके ऊपर क्रॉप जाएगी, अगर टेम्परेचर जाएगा तो क्रॉप के इफेक्ट पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो देख लेते हैं, राइस का जो मिनिमम टेम्परेचर है 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। ऑप्टिमम जो टेम्परेचर है 32, इससे कम नहीं होना चाहिए, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। 10 से कम नहीं होना चाहिए। 32 है तो सबसे अच्छा है। 36 से 38 तक ये झेल सकता है, इसके ऊपर वो झेल नहीं पाएगा। उसी हिसाब से वीट का, मेज का, सोरगम का और टोबैको का, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए और याद कर लीजिएगा। अब एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एनवायरनमेंट में कितनी ह्यूमिडिटी है ये भी क्रॉप के प्रोडक्शन को अफेक्ट करता है। कैसे, वाटर इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ इनविजिबल वाटर वेपर नॉर्मली नोन एज ह्यूमिडिटी। एनवायरनमेंट में जो पानी होता है वो वेपर फॉर्म में होता है, वाष्प फॉर्म में होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज रेशियो बिटवीन द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर टू द सैचुरेशन कैपेसिटी ऑफ द एयर एट द पार्टिकुलर टेम्परेचर। किसी एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर एनवायरनमेंट में कितना % जल है उसी को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। इफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100%, इट मीन्स that the entire space is filled with water and there is no soil evaporation and plant transpiration। कह रहा है कि अगर इन्वायरमेंट की ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाएगी तो इस स्थिति में क्या होगा, ना तो सॉइल सूखेगी, ना तो सॉइल से कोई इवापोरेशन होगा और ना ही प्लांट में जो ट्रांसपिरेशन होता है ना ही ये होगा। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि उमस खूब बढ़ जाएगी, अगर आप कपड़ा सुखाने के लिए रख देंगे तो कपड़ा सूखेगा ही नहीं। अगर ह्यूमिडिटी 100% हो गई तो कपड़ा नहीं सूखेगा। ये सीधा सीधा फंडा आप ऐसे समझ लीजिए। अब
रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन्फ्लुएंस द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप। ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है ये क्रॉप के वाटर रिक्वायरमेंट को भी अफेक्ट करती है। अगर एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है तो पौधे को पानी कम लगेगा, और अगर ह्यूमिडिटी कम है तो पानी ज़्यादा लगेगा। गर्मी के समय में ह्यूमिडिटी कम हो जाती है इसलिए पानी ज़्यादा लगता है, और बरसात के समय में ह्यूमिडिटी 90-95% तक हो जाती है इसीलिए पानी कम लगता है। गर्मी में इसलिए ज़्यादा लगता है और बरसात में पानी कम लगता है क्योंकि बरसात में ह्यूमिडिटी ज़्यादा हुई रहती है। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 40% से 60% यानी 40 से 60% अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी है तो ये ज़्यादातर क्रॉप के लिए सुटेबल मानी जाती है। अगर वेरी फ्यू क्रॉप कैन परफॉर्म वेल व्हेन रिलेटिव ह्यूमिडिटी 80%, कुछ क्रॉपें ऐसी भी हैं जो 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी में भी अच्छा काम कर सकती हैं। व्हेन रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज हाई देयर इज चांस फॉर द आउटब्रेक ऑफ पेस्ट एंड डिजीज। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई हो जाती है, बहुत ज़्यादा रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाती है, तो उस समय क्या होता है कि पेस्ट और डिजीज का जो अटैक होता है पौधे पर ये बढ़ जाता है, यानी कि पौधों पर बीमारियां लग सकती हैं अगर ज़्यादा हो जाएगा। फिर सोलर रेडिएशन विदाउट व्हिच लाइफ विल नॉट एग्जिस्ट। सोलर रेडिएशन जिसके अभाव में जिंदगी संभव नहीं है। फ्रॉम जर्मिनेशन टू हार्वेस्ट एंड इवन पोस्ट हार्वेस्ट क्रॉप आर अफेक्टेड बाय सोलर रेडिएशन। पौधे के जर्मिनेशन से लेके हार्वेस्टिंग तक, यानी कि हार्वेस्टिंग के बाद भी स्टोरेज तक ये सोलर जो रेडिएशन है अफेक्ट करता है। जैसे कि हम जब उसको धूप लगेगी, सीड को धूप लगेगा तभी वो जर्मिनेट होगा, ठीक, धूप लगनी जरूरी है तभी वो कायदे से ग्रो करेगा। फोटोसिंथेसिस की क्रिया करने के लिए उसे सोलर रेडिएशन चाहिए तभी वो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा। और हार्वेस्टिंग तक उसमें फोटोसिंथेसिस होती है। जब तक पौधा लाइव है, यानी कि जब तक पौधा जीवित है तब तक वो फोटोसिंथेसिस करेगा, और फोटोसिंथेसिस के लिए सोलर रेडिएशन चाहिए। और जब हम क्रॉप को काट लेते हैं तो पोस्ट हार्वेस्टिंग करते हैं, जैसे कि हम उसको सुखाते हैं। गेहूं को काट लिया, उसकी मड़ाई कर ली, थ्रेसिंग व्रेसिंग कर ली, अब इसको हम प्रॉपरली सुखा के तब इसको स्टोर करेंगे। 10 से 12% जब इसके 8 से 10% 12% जब इसके अंदर मॉइस्चर होता है तभी हम इसको स्टोर कर सकते हैं। अगर ज़्यादा मॉइस्चर पे हम स्टोर कर देंगे तो इसमें लग जाएंगे घुन, ठीक, जो स्टोरेज पेस्ट होते हैं ये सब लग जाएंगे। तो इसीलिए क्या करते हैं कि सोलर रेडिएशन यानी कि धूप में इसको हम सुखा लेते हैं। अब बायोमास प्रोडक्शन बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रिक्वायर लाइट। मैंने यही बताया कि कोई भी पौधा हो अगर वो जीवित है तो फोटोसिंथेसिस करेगा, तो इसके लिए लाइट चाहिए। ऑल फिजिकल प्रोसेस टेक प्लेस इन द सॉइल प्लांट एंड एनवायरनमेंट आर डिपेंड ऑन लाइट। जितने भी फिजिकल प्रोसेस हैं, चाहे वो उनकी फोटोसिंथेसिस हो, चाहे रेस्पिरेशन हो या फूड बनाना हो, ये सब चीज़ें अल्टीमेटली सॉइल, प्लांट और एनवायरनमेंट पर जितने भी ये चीज़ें होती हैं सब लाइट पर ही डिपेंड करती हैं। सोलर रेडिएशन कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर एंड देयर बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप इन ए रीजन। जो सोलर रेडिएशन होता है ये इन्वायरमेंट के टेम्परेचर को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को भी सही करता है। ठंड देखो, रात को क्या होता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, क्यों? क्योंकि सोलर रेडिएशन नहीं रहता है। और दोपहर के समय में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्यों? क्योंकि सोलर रेडिएशन की इंटेंसिटी खूब ज़्यादा हो जाती है। तो ये टेम्परेचर को भी इफेक्ट डालता है जो सोलर रेडिएशन होता है। फिर क्या है, विजुअल रेडिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेटिक मैकेनिज्म ऑफ प्लांट। अब देखो कह रहा है कि जो ये सोलर रेडिएशन है इसकी एक इंटेंसिटी होती है, एक फ्रीक्वेंसी होती है, उससे कम या उससे ज़्यादा की जो सोलर रेडिएशन होती है वो हमारे लिए या पौधे के लिए अच्छी नहीं होती है। अब फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन यानी कि वह रेडिएशन, वो सोलर रेडिएशन जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया को मैक्सिमम रेट पर करवाता है, यानी कि कितना लाइट दें कि पौधा ज़्यादा से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कर पाए। तो 0.4 से 0.7 माइक्रोन के बीच में जो रेडिएशन होता है, इसी रेडिएशन पर फोटोसिंथेसिस की क्रिया सबसे ज़्यादा होती है और बायोमास या कार्बोहाइड्रेट का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। अब 0.5 में जो होता है
वो वायोलेट कलर का होता है, जो सोलर रेडिएशन होता है वायोलेट कलर का होता है, इसमें भी फोटोसिंथेसिस एक्टिव होता है। फिर 0.6 म्यू का होता है वो ऑरेंज कलर का, ऑरेंज से रेड कलर का होता है, इसमें भी फोटोसिंथेसिस होती रहती है। अब 0.5 से 0.6 जो म्यू तक होता है ये ग्रीन और येलो कलर का होता है सॉइल रेडिएशन, और ये बहुत लो एक्टिव होता है। इस समय फोटोसिंथेसिस की क्रिया बहुत कम हो जाती है। अब अगला है फोटोपीरियोडिज्म इज ए रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू डे लेंथ। डे लेंथ के हिसाब से पौधे जो रिस्पॉन्स करते हैं उसी को हम फोटोपीरियोडिज्म बोलते हैं। इसके अनुसार पौधे 3 प्रकार के होते हैं। पहला शॉर्ट डे प्लांट, वह पौधे जो 12 घंटे से कम सोलर रेडिएशन चाहते हैं, 24 घंटे में 12 घंटे से कम ही उन्हें घाम चाहिए, धूप चाहिए होता है, जैसे राइस, सनफ्लावर और कॉटन। कुछ ऐसे हैं लॉन्ग डे प्लांट जिनको 12 घंटे से ज़्यादा सन चाहिए, सन का रेडिएशन, जैसे बार्ले, ओट, कैरेट और कैबेज। फिर अगला है डे न्यूट्रल प्लांट, देयर इज नो और लेस इन्फ्लुएंस बाय डे लेंथ। ये डे की लेंथ पर इनका कोई प्रभाव नहीं होता है, ठीक, चाहे दिन लंबा हो या दिन छोटा हो, ठीक, सनलाइट चाहे इन्हें कम मिले या ज़्यादा मिले, इससे इनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और अगर पड़ता भी है तो बहुत कम प्रभाव पड़ता है। जैसे टमाटो और मेज, ये वह क्रॉपें होती हैं जो खरीफ और रबी में दोनों में उगा सकते हो, ठीक। डे न्यूट्रल प्लांट वैसे प्लांट होते हैं जिनको हम खरीफ और रबी दोनों समय में हम बराबर उगा सकते हैं। ये कॉमन सेंस से थोड़ा सा समझ सकते हो, कहीं लिखा नहीं मिलेगा, ऐसा थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के समझ सकते हो। जैसे टमाटर है ये भी खरीफ और रबी दोनों समय में उगाया जाता है, मेज भी है दोनों समय में उगाया जाता है, तो डे न्यूट्रल प्लांट होते हैं। फिर फोटोट्रॉपिज्म, रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू लाइट डायरेक्शन, इसको हम फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। जिधर से सनलाइट आ रही होगी उधर ही पौधे अपना फूल किए रहेंगे, जैसे सनफ्लावर नाम से ही पता चल रहा है, जिधर सूर्य रहेगा उधर ही इसका फूल रहेगा, फूल सूर्य की तरफ ही हमेशा झुका रहता है, तो इसको क्या बोलते हैं, फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं। फिर क्या है फोटोसेंसिटिव, सेंसिटिव बाउंड वैरायटी डिपेंड ऑन क्वालिटी ऑफ लाइट रिसीव्ड। फोटोसेंसिटिविटी होती है कि कुछ ऐसी वैरायटियां होती हैं क्रॉप की जो फोटोसेंसिटिव होती हैं, यानी कि लाइट अगर उनको प्रॉपर मिलेगी तो उनकी क्वालिटी जो होगी अच्छी होगी, और प्रॉपर लाइट नहीं मिलेगी तो क्वालिटी उनकी रिड्यूस हो जाएगी। अब विंड वेलोसिटी भी क्रॉप के प्रोडक्शन पर भी बहुत इन्फ्लुएंस डालती है, क्रॉप प्रोडक्शन कम या ज़्यादा हो विंड वेलोसिटी से। द बेसिक फंक्शन ऑफ विंड टू कैरी मॉइस्चर, यानी कि प्रेसिपिटेशन एंड हीट। जो विंड होता है इसका जो बेसिक फंक्शन होता है ये मॉइस्चर को लाती है, ठीक, मॉइस्चर को लाती है कैसे, मतलब मानसून लेके आती है, और उसके साथ साथ ये गर्मी भी लेके आती है। गर्मी के समय में लू चलती है, गरम गरम हवाएं वो लेके आती है, और बरसात के समय में मानसून लेके आती है। तो विंड के ये 2 बेसिक फंक्शन होते हैं। अब द मूविंग विंड नॉट ओनली सप्लाई मॉइस्चर एंड हीट, जो गतिमान जो विंड होती है, चलती हुई हवाएं होती हैं, ये केवल मॉइस्चर और हीट नहीं लाती, इसके साथ साथ क्या लाती हैं, इसके साथ साथ फ्रेश CO2 लाती हैं, फ्रेश कार्बन डाइऑक्साइड लाती हैं, जो पौधों के लिए जीवनदायिनी होती है। फोटोसिंथेसिस में पौधे इसी का उपयोग करते हैं। विंड मूवमेंट फॉर 4 to 6 किलोमीटर पर आवर इज सुटेबल फॉर मोर क्रॉप। ये विंड का जो मूवमेंट होता है 4 से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड, ये सबसे अच्छी होती है। इतनी अगर स्पीड से हवा चल रही है तो हर क्रॉप के लिए अच्छी होती है, ठीक। व्हेन विंड स्पीड इज एनॉर्मस देन देयर इज मैकेनिकल डैमेज फॉर द क्रॉप, इट रिमूव लीव्स एंड ट्विग्स एंड डैमेज क्रॉप लाइक बनाना और शुगरकेन। कह रहा है कि जब विंड की स्पीड ये 4 से ज़्यादा हो जाती है, ये जो लिखा है 4 से 6, जब इससे ज़्यादा हो जाती है विंड की स्पीड, तो ये क्या करता है, क्रॉप को डैमेज करता है, उनकी पत्तियों को झाड़ देता है, पत्तियां झड़ जाती हैं, उनके ट्विंग्स झड़ जाते हैं, शाखाएं झड़ जाती हैं, डालियां टूट जाती हैं, ठीक। कभी कभी तो ऐसा होता है कि पूरी शाखा ही टूट के गिर जाती है, और फल लगे हैं तो फल भी गिर जाएंगे, यहाँ तक कि बनाना का पौधा है, शुगर केन का पौधा, तो पौधा ही गिर जाएगा, उसमें लॉजिंग हो जाएगी, तो ये बहुत नुकसान करता है। बीच बीच में से बनाना का पौधा मान लो बीच में से टूट के कभी कभी गिर जाता है, तो ये
क्रॉप को बहुत नुकसान करता है। हाई विंड वेलोसिटी, जिससे आंधी तूफान कहते हैं, आंधी तूफान जब आ जाएगा तो बहुत नुकसान करेगा। विंड डिस्पर्सर ऑफ पॉलन एंड सीड्स इज नेचुरल एंड नेसेसरी फॉर द सर्टेन क्रॉप। जो विंड होती है ये पॉलिनेशन भी कराती है। विंड जो है ये पॉलिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पौधे से एंथर निकलते हैं, एक फूल से एंथर निकलते हैं और दूसरे के स्टिग्मा पर जाते हैं। किसके थ्रू जाते हैं? विंड के थ्रू भी जाते हैं। तो ये विंड एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है पॉलिनेशन कराने वाला, ठीक। और ज्यादा जो हवा चलती है तो इससे सॉइल इरोजन भी होता है। सॉइल इरोजन भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो विंड इरोजन विंड के थ्रू होता है, ठीक। यानी कि मृदा क्षरण जिसे बोलते हैं। ये हवा जब तेज चलती है, देखते नहीं धूल भरी आंधी चलती है तो धूल एक खेत से उठाया दूसरे खेत में ले जाके पटक दिया तो हो गया सॉइल इरोजन। हेल्प्स इन क्लीनिंग प्रोड्यूस टू फार्मर। कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे क्रॉप लगी है, कोई क्रॉप, अब उस क्रॉप में बहुत ढेर सारी धूल हो गई है, फिर क्या हुआ? आंधी आई उस धूल को बहा ले गई तो क्रॉप हमारी साफ हो गई। इस तरीके से वो हेल्प भी करता है। इंक्रीज इवापोरेशन, जब हवा कसके चलती है तो देखोगे इवापोरेशन जो होता है वो बहुत तेजी से होता है, यानी कि वाष्पीकरण की क्रिया बहुत तेजी से होती है। अगर तेजी से हवा चल रही हो, गर्मी में लू चल रही हो तो इधर मुंह धुलो, इधर मुंह का पानी अपने आप ही सूख जाता है और ठंडी में हमें पोंछना पड़ता है, ठीक, टॉवल से। अब स्प्रेड ऑफ पेस्ट एंड डिजीज, हवा के द्वारा डिजीज का भी स्प्रेड होता है और पेस्ट का भी होता है। जैसे खूब कस के हवा चल रही होती है तो टिड्डे चले जाते हैं, ईरान से उड़ते हैं, ईरान इराक से उड़ते हैं और टिड्डे उड़ते उड़ते पाकिस्तान होते हुए इंडिया में चले आते हैं। ये हवा की वजह से होता है। और डिजीज भी चले आते हैं। डिजीज कहीं दूर देश में हुआ डिजीज, वहां से हवा चली और हवा के साथ साथ वो डिजीज आके फैल गई। अब एटमॉस्फेरिक गैस ऑन प्लांट ग्रोथ, एटमॉस्फेरिक जो गैसेस होती हैं वो कैसे इफेक्ट डालती हैं? एटमॉस्फेयर में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है, लगभग 21% ऑक्सीजन होता है, 78% लगभग नाइट्रोजन होता है, आर्गन 0.9% होता है और अदर 0.02% होता है। ये हमारी क्रॉप के प्रोडक्शन पर बहुत ही प्रभाव डालती हैं। ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो हम लोगों के लिए गड़बड़ी है और कार्बन डाइऑक्साइड की अगर कमी हो जाएगी तो पौधों के लिए गड़बड़ी है, ठीक। CO2 इज इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, CO2 जो होता है ये फोटोसिंथेसिस के लिए इम्पोर्टेंट है। CO2 टेकन बाय द प्लांट बाय डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू CO2 पौधे लेते हैं फ्रॉम द लीव थ्रू स्टोमाटा। पौधे क्या करते हैं? CO2 को डिफ्यूजन की मदद से अपने पत्तियों के जो रंध्र होते हैं उसी के माध्यम से अब्जॉर्ब कर लेते हैं एनवायरमेंट से CO2 को। अब CO2 इज रिटर्न टू एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ऑल फॉर्म वेस्टेड एंड बाई रेस्पिरेशन। CO2 इज रिटर्न टू एटमॉस्फेयर, CO2 क्या होती है? एटमॉस्फेयर में रिटर्न हो जाती है ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जब ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होता है, यानी कि जब कोई ऑर्गेनिक मैटर है वो जब सड़ता है तो सड़ने के बाद क्या होता है? CO2 फिर से एनवायरमेंट में चली जाती है। जब हम सांस लेते हैं तो भी CO2 एनवायरमेंट में जाता है और यही सब पौधे अपनी फोटोसिंथेसिस में उपयोग कर लेते हैं। CO2 इज इम्पोर्टेंट फॉर respiration of both plant and animal while it is released by plant during photosynthesis। जो O2 होता है पौधे जो फोटोसिंथेसिस के समय निकालते हैं ऑक्सीजन, ये हमारे और जानवरों के लिए आवश्यक होता है, एनिमल के लिए आवश्यक होता है, और जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं ये पौधों के लिए आवश्यक होता है। नाइट्रोजन इन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मेजर प्लांट न्यूट्रिएंट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज फिक्स्ड इन द सॉइल बाय द लाइटिंग rainfall and nitrogen fixation microbes in pulse crop and available to plant। जो नाइट्रोजन होता है ये प्लांट का एक बहुत महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट होता है, ठीक। नाइट्रोजन ये प्लांट का एक अच्छा न्यूट्रिएंट होता है। जो हम यूरिया देते हैं या अमोनियम फॉस्फेट देते हैं, ये सब DAP जो देते हैं, ये सब क्या होता है? नाइट्रोजन का ही सप्लीमेंट होता है। ये नाइट्रोजन ही होते हैं जो हम पौधों को देते हैं। ये हमें कहाँ से मिल सकता है? या तो हम ऐसे दें या तो फिर कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो
इन्वायरमेंट के नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके पौधे की जड़ों में रख देते हैं, जैसे राइजोबियम है, एजेटोबैक्टर है, एजोला है, ये सब जो हैं माइक्रोब्स, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस तरह नाइट्रोजन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। सर्टेन गैस लाइक SO2, CO एंड CH4 रिलीज टू एटमॉस्फेयर एंड टॉक्सिक टू प्लांट। चाहे सल्फर डाइऑक्साइड हो, चाहे मीथेन गैस हो, चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हो, ये सब गैसें जो होती हैं ये प्लांट के लिए बहुत हार्मफुल होती हैं। हार्मफुल क्यों होती हैं? क्योंकि इससे प्लांट की ग्रोथ गड़बड़ हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ पे आम में ब्लैक टिप लग जाती है। ब्लैक टिप एक बीमारी होती है जिसको कोयली रोग बोलते हैं, ये आम में लग जाता है। ठीक, जहाँ पर ये दूषित हवा होती है, ईंट भट्ठे के बगल में अगर कहीं पर आम का बगीचा है तो ये बीमारी लग जाएगी। अब इडेफिक फैक्टर अभी तक चल रहा था, कौन सा? क्लाइमेटिक फैक्टर चल रहा था, अब इडेफिक फैक्टर चल रहा है। अब इडेफिक फैक्टर हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।